गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। वीडियो सीरीज जो आपके लिए बनाई जा रही है जिससे कि आपकी पढ़ाई को ज्यादा नुकसान न हो, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और आज के इस वीडियो में हम अरुण कोल्हटकर की जो फेमस पोएम है द बस, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने इसका जब एक्सप्लेनेशन किया तो पता लगा कि अरुण कोल्हटकर एक इंडियन राइटर है। इसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, तो ये कह सकते हैं मराठी राइटर है। जन्म हुआ 1932 में और डेथ हुई 2004 में। क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति था तो इसने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और मराठी और इंग्लिश दो भाषाओं में ये लिखता था, इसलिए कह सकते हैं बाइलिंगुअल पोएट है। अपनी मदर टंग मराठी में भी और इंग्लिश में भी। और रिमार्केबल चीज इसके बारे में ये है कि दोनों ही भाषाओं में इसने अपना एक स्थान, प्रसिद्धि और पहचान बनाई। लोगों ने इसकी टैलेंट को माना कि ये इज ए टैलेंटेड राइटर। और क्योंकि इंडियन है, इंग्लिश में भी लिखता है, इसलिए हम इसको इंडो एंग्लियन राइटर भी कह सकते हैं। तो इंडो एंग्लियन पोइट्री में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो काफी रिमार्केबल है। और इसी योगदान के दम पर कई व्यक्ति जब एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि जो भारतीय इंडो एंग्लियन पोइट्स हैं उनमें 10-12 जो टॉप के जो भारत के कवि हैं उनमें से एक है, ये माना जाता है। इसकी दो जो पोएम है, छोटी छोटी सीरीज है, श्रृंखलाएं है पोएम की। एक तो द बोट राइड और एक जेजुरी। इनके लिए अरुण कोल्हटकर प्रसिद्ध है। उसने जेजुरी जो पोएम है वो 1976 में प्रकाशित की। ये एक कह सकते हो कलेक्शन ऑफ स्मॉल पोएम्स है, सीक्वेंस है। और ये इतनी पॉपुलर पोएम हुई कि 1977 में उसको कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोइट्री प्रदान किया गया जेजुरी के। और जो इसकी छोटी छोटी पोएम है वो भी बहुत ही रियलिस्टिक और पेंसिव, थॉटफुल है। बात करें तो बस जो पोएम जो हम जिसको कर रहे हैं, तो अरुण कोल्हटकर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जेजुरी के लिए। और जो द बस जो पोएम है वो ओपनिंग पोएम है, यानी पहली पोएम है उस सीक्वेंस में जिसके के अंदर 31 सेक्शन है। पहला सेक्शन द बस है। इस पोएम में जो कवि है वो बम्पी राइड, उबड़ खाबड़ जो जर्नी है, स्टार्टिंग पॉइंट से लगाकर उसका डेस्टिनेशन यानी जेजुरी का जो मंदिर है, जिसमें बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, खांडोबा, लोग अपनी आस्था के लिए वहां पर जाते हैं। उस मंदिर तक की जर्नी को इस कविता के अंदर दर्शाया गया है। जो मंदिर है या कह लीजिए ये जो जगह है जेजुरी, ये पूना जो महाराष्ट्र के अंदर मेट्रो सिटी मान लीजिए है, उसके साउथ ईस्ट में 33 किलोमीटर के आसपास है। काफी पॉपुलर है। खांडोबा भगवान शिव का अवतार माना जाता है और लोग आस्था के लिए वहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन पूजा करने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस पोएम की। इस पोएम में एक चीज हमें देखना कि जर्नी है, कवि ने एक एक चीज को रियलिस्टिक ढंग से दर्शाया भी है। ये फ्रॉम इससे लगता है इसके डिस्क्रिप्शन की जो जाने वाला व्यक्ति है, वो जो नरेटर कह सकते हैं हम इसको, जो वर्णन करता है या जो स्पीकर है, वो आस्था के लिए वहां पर यात्रा नहीं कर रहा बल्कि उसका कोई कारण और है।
ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो इस पोएम में जो कवि है अपनी जेजुरी तक की यात्रा का वर्णन कर रहा है, वो नाइट में बस के द्वारा यात्रा करता है। बस बहुत ही पुरानी, टूटी फूटी, बहुत ही दयनीय हालत की बस है। उसके ऊपर इवन जो उसके विंडोज होती है उसमें ग्लास नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और सर्दी का मौसम है तो इसलिए उसकी व्यवस्था उन्होंने दूसरे ढंग से की कि एक तो ये रोडवेज की बस है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है, जो इसके शीशों में से हवा न आए इसके लिए उसके ऊपर तिरपाल नाम का जो मोटा कपड़ा होता है वाटरप्रूफ, वो ढका हुआ है, उसको बांधा हुआ है। लेकिन कहीं से उसकी कोना वगैरह हो जाता है तो हवा चलती है तो फटफटाकर आवाज भी वो करता है, जिससे कि बरसात भी न आए और ठंड से भी बचे, बाहर की ठंड से बचे। इस हिसाब से उसको बांधा हुआ है, किसको, तिरपाल को, शीशों की जगह, क्योंकि पुरानी बस है, टूटी बस है, तो इसलिए जो नाइट जो जर्नी है, जो कवि या कह सकते वक्ता ने जो ली है, काफी घंटों के बाद वो बहुत ही डेंजरस जर्नी है, कि वो परेशानियों से भरी हुई जर्नी है। और जब काफी घंटे बीत जाते हैं तो लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है कि वो जल्दी से दिन निकले ताकि वो देख सके कि आसपास क्या है। और वो टारपुलिन जो है बिल्कुल ओपेक है। ओपेक का मतलब उस पारदर्शी नहीं है, इसलिए यात्री उसमें से तो आसपास कुछ देख नहीं पाते। यात्रियों से भरी हुई है बस है, और ये सब के सब यात्री पूजा करने के माध्यम से खांडोबा देवता की करने के लिए जेजुरी जा रहे हैं। लेकिन कुछ जैसे हमारा वक्ता है, कुछ ऐसे यात्री भी हैं जो केवल अपनी और दूसरी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो जा रहे हैं, ये जानने के लिए मंदिर कैसा है क्या है, उनकी श्रद्धा उसमें नहीं है, कैसे उसके आसपास लोग जाते हैं, क्या पूजा करते हैं, वो उस हिसाब से जा रहे हैं। अब क्या होता, रास्ते में जब बस की बताया है कवि ने, सारा बस का वर्णन किया है, तो एक जो पैसेंजर है जो बिल्कुल अपोजिट साइड में बैठा हुआ है, वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और उसने शीशे का चश्मा पहन रखा है। और जो वक्ता है हमारा, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उसके दोनों चश्मों में दो रिफ्लेक्शन जो बूढ़ा व्यक्ति ने पहन रखा है दिखाई देती है। और उससे उसको महसूस होता है, उस बूढ़े व्यक्ति को, उस यात्री को, कि बस आगे चल रही है, आगे की दिशा में बढ़ रही है। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने माथे पर एक फोरहेड पर मार्क, तिलक टाइप कोई इस प्रकार का निशान उसने लगाया हुआ है, जो उसकी जाति और दिखाता है कि वो कितना हिंदू आस्था विश्वास करता है और किस जाति से वो बिलोंग करता है। कुछ समय के बाद सूर्य निकल आता है, सुबह होती है, लेकिन सूर्य को यात्री देख नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ के तीन तरफ से त्रिपाल से बस ढकी हुई थी। फिर भी सूर्य की जो किरणें हैं, एक जो गैप है त्रिपाल में कह सकते हो या कोई छिद्र, उसमें से आकर बूढ़े व्यक्ति के ग्लासेस पर यानी शीशे को चश्मे पर पड़ती है। और फिर वो जो रे किरण जो है सूर्य की, वो बस के ड्राइवर की कनपटी पर भी पड़ती है। और जब ड्राइवर थोड़ा सा मुड़ता है तो उसकी कनपटी में साफ दिखाई देता है। इसका मतलब ड्राइवर ने बस को एक दिशा में मोड़ा है। जो रोड है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बस पुरानी टूटी फूटी है, और उस बस के उबड़ खाबड़ जर्नी जो या कह सकते हो मुसीबतों से भरी हुई यात्री की जो जर्नी थी वो खत्म होती है। तो जो कवि है वो दोनों उसके साइड में, यानी जो कवि है वो दोनों साइड में देखता है उस बूढ़े व्यक्ति के, और फिर आराम से ये श्योर करके कि कहीं वो उसके ऊपर बूढ़े व्यक्ति के सिर पे पाँव न रख दे, आराम से उतरता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं ये अनकंफर्टेबल जर्नी थी, लेकिन डेस्टिनेशन जब पहुंच जाता है और पैसेंजर सभी अपने बस से, जो जिसने कि अपने आप इस जकड़ में रखा था सभी यात्रियों को, वो अपने अपने स्थान से उतर कर आते हैं।
तो अब हम अगर इस पर टिप्पणी करें इस पोएम की, ये तो थी डेवलपमेंट ऑफ थॉट या क्या कवि ने उस विषय वस्तु को बताया है। जो पोइट्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस है बहुत ही रियलिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल है। हम देखते हैं कि 1970-75 में बसें होती नहीं थी, तो इसी प्रकार अपने राजस्थान में तो हम जब यात्रा करते थे तो बहुत ही डिब्बों के अंदर जाली रखते थे, कभी बस फंस जाती थी, फिर धक्का लगाते थे। तो उस टाइम ऐसी ही बस उपलब्ध हो पाती थी। आज के समय में तो बहुत परिवर्तन आ गया। जो कवि जब वर्णन कर रहा है तो कवि इस ढंग से वर्णन करता है, हमें ऐसा लगता है हम भी कवि के साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। एक एक शब्द से जो उसने ऐसी तस्वीरें खींची है जो हमारी इनवर्ड आई के सामने आ जाती है। जो पोएम है वो प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, इसमें वर्णन किया गया है। आपको इस पोएम के द्वारा सिर्फ यात्रा में क्या हुआ ये पता लगता है, और कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हमें नहीं मिलती। जैसे इस जर्नी का उद्देश्य क्या है ये भी पता नहीं चलता। ये बताने के अलावा कि जेजुरी जा रहा है और वो रात की जर्नी है, बाहर ठंड हवा चल रही है, सारे रास्ते में सभी परेशान है, इसके अलावा हमें कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कुछ ह्यूमरस टचेस भी, मतलब ऐसे जहाँ पर हंसी आते हैं ऐसे पल भी हैं इस पोएम में। जैसे फॉर इंस्टेंस जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र कह सकते हो या नरेटर है, finding two reflection of himself in the two glasses of the spectacles which the old man sitting opposite him is wearing। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पाता है अपने आप को दो, जो बूढ़े व्यक्ति के चश्मे के दोनों ग्लासेस में अपनी तस्वीर, अपनी रिफ्लेक्शन पाता है, यानी उसकी सेल्फ वो दो भागों में बट गया है। ये डिवाइडेड सेल्फ है, इधर का या उधर का। और इस फैक्ट को कवि ने इस प्रकार से कैसे वर्णन किया है, योर आउन डिवाइडेड फेस इन ए पेयर ऑफ ग्लासेस। फेस तो फिजिकली है लेकिन वो अंदर से भी उसकी आंखों भी दो भागों में बटी हुई है। ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज इज ऑल द कंट्रीसाइड यू गेट टू सी। तो जो आप देख सकते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि ये बम्पी राइड थी, यानी यात्रा बहुत ही कष्टदायक थी, और उसके अंत में जब सभी यात्री उतरते हैं बस से, किसी दूसरे के ऊपर न चला जाए या किसी बूढ़े व्यक्ति के ऊपर पाँव न रख दिया जाए, जब कवि ऐसा कहता है तो ये और एक ह्यूमर ऑफ टच ऑफ ह्यूमर है। जो कवि ने जो वर्णन किया है वो पिक्चरेस्क है, यानी पिक्टोरियल है बस यात्रा का, और इसी के अंदर इस पोएम की सुंदरता छिपी हुई है। पोएम जो है रोजमर्रा की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल से कविता की रचना की गई है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और समझने में बहुत ही आसान है। जो पोएट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा एक्सप्रेशन पे बात करता है। वो ये बताने की कोशिश नहीं करता कि ये था और वो था। दूसरी बात, वो किसी पारंपरिक नियमों को भी नहीं मानता। जैसे पारंपरिक परंपरा ये है कि पोएम की जब रचना की जाती है तो पोएम की जो पहली लाइन होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन कवि ने इस परंपरा को भी फॉलो नहीं किया है जो आमतौर पर की जाती है। उसने कविता को बिल्कुल फ्री वर्स में लिखा, बिना किसी राइम स्कीम के या नियमों के। वो राइम स्कीम को भी फॉलो नहीं किया, और हम ये कह सकते हैं कि कवि ने एक प्रकार से एक नई खोज या एक नया इनोवेशन, एक नया प्रयोग किया है इस पोएम के माध्यम से। और जो कवि जो बात कहना चाहता था वो उसने बहुत ही अच्छे ढंग से कही है, और उस जो प्रभाव छोड़ना चाहता था, उसने जो अपना अचीवमेंट था वो बहुत ही इफेक्टिव अंदाज में प्राप्त किया है। थैंक यू वेरी मच।